हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सेक्टर ट्रेकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने वाला हूं पेड 2025 के अंतर्गत एक बेहतरीन टॉपिक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डीपीएसपी के बारे में जानकारी दूंगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं बहुत सारे आपसे एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें को वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइमली। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपसे डिटेल से डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, देखिए ये डीपीएसपी संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनका वर्णन है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इन डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इनको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके अलावा ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनका अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसको कहते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये वो स्टेट नहीं होते जो 28 वाले, ये एक राज्य होता है। देखो राज्य का मतलब यहाँ पे सिंपल से शब्दों में ये समझ लीजिए, एक ऐसी संस्था जो कानून बना सकती है, अच्छे से उसका पालन कराती है, उसको यहाँ पे राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये वो स्टेट मत समझना जैसे यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, ये वो वाला स्टेट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसी के अंतर्गत इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब डीपीएसपी में सबसे पहले बात करूंगा ये लिए कहाँ से। देखो ये डीपीएसपी जो है संविधान भाग 4 के अंतर्गत ये क्या है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से इनको लिया गया है। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि डीपीएसपी ये होते क्या हैं। देखिए डीपीएसपी का मतलब ये होता है, ये एक कल्याणकारी योजना होती है। ये क्या होती है, एक कल्याणकारी योजना होती है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है। तो इसमें संसद सभी डिपार्टमेंट, जो जितने भी ये डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, शिक्षा डिपार्टमेंट हो गया, इन सबको कुछ ना कुछ अधिकार देती है कि आप अच्छे से अपने सरकार के अंदर या अपने राज्य के अंदर जो भी आपके नागरिक हैं उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए, इसके लिए ये संविधान के अंदर से एक प्रक्रिया है, एक कल्याणकारी योजना है डीपीएसपी। ठीक है, आइए अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं आर्टिकल 36। ठीक है, अब आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है, इसकी परिभाषा दी की गई है, डीपीएसपी की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये कल्याणकारी योजना है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है। इसमें संसद सभी डिपार्टमेंट, रेलवे, शिक्षा को कुछ ना कुछ अधिकार देती है। ठीक है, अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 कहता है ये न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, तो ये क्या होता है, अगर इनका कोई हनन होता है तो हम दो आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट चले जाते हैं, या आर्टिकल 32 का यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, अगर उनका जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर उनका हनन होता है तो हम न्यायालय के चले जाते हैं। लेकिन ये न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हमको डीपीएसपी के अगर कोई भी पार्ट अगर हमको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, फिर भी हम क्या करते हैं, न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके अलावा आर्टिकल 38 का क्या कहता है, आर्टिकल 38 का ये कहता है कि ये लोगों के कल्याण के लिए है। तो मैंने पहले ही बताया ये क्या है, ये एक कल्याणकारी योजना है। तो ये क्या है, लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। आर्टिकल 38 का काम से बताता है कि आय की असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है। तो आर्टिकल 38 के काम में आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसीलिए जब इनके न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए केटी साहब ने कहा है कि ये क्या है, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करता है, ये बात बोली है केटी साहब ने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे और एक बात करूँगा कि देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आपको दी है, वो ये है कि जैसे देखो केंद्र सरकार का जो वकील होता है इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जो राज्य सरकार का वकील होता है इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, और जिला सरकार का जो वकील होता है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको पब्लिक प्रोसिक्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो पे मैंने यहाँ पे ऐड किया अपने नोट्स के अंदर, तो आप लोग भी इसको जान सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ये राज्य सरकार पे डिपेंड है डीपीएसपी, कि वो आपको दे या ना दे, लेकिन इसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है जिनके हनन पे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं डीपीएसपी, ये सरकार के लिए व संसद के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनता के कल्याण के लिए है। क्या है ये डीपीएसपी, ये सरकार के लिए व संसद के लिए नहीं, ये सिर्फ जनता के कल्याण के लिए बनाया गया, क्योंकि यही क्या एक लोक कल्याणकारी योजनाएं ही डीपीएसपी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए सबसे अब आता है आर्टिकल 39 का घ। ठीक है,
अब आर्टिकल 39 के घ से पहले आप 39 के का को समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया, ये निःशुल्क विधि कानून सहायता देता है। जैसे समझिए, अब जैसे मान लेते हैं आप यूपी गवर्नमेंट में हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब उनके पास अगर कोई विधिक सहायता नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करेंगे, तो ये सरकार जो डीपीएसपी है, ये सरकार को कहती है कि आप अपने जो आपके अंदर के जो आपका स्टेट है उसके अंदर जो ये गरीब बेचारे लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। ये आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था 39 के का को। इसमें समान न्याय की बात की जाती है, ठीक है। अब आर्टिकल 39 का घ क्या कहता है, आर्टिकल 39 के घ में बताया गया है कि सभी सरकारी डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया है कि समान कार्य के लिए आप समान वेतन दीजिए, मेल और फीमेल दोनों को। ऐसा नहीं कि मेल को आप अलग वेतन दे रहे हो, फीमेल को अलग वेतन दे रहे हो। अगर समान कार्य है तो उनको समान कार्य के लिए आप उनको समान वेतन दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी को छूट मिली है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी भी समान कार्य के लिए समान वेतन दे, वो फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट संस्था, उसको ये अधिकार है कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन पब्लिक को दे, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया आर्टिकल 39 के घ के अंतर्गत, ठीक है। अब आर्टिकल 40 के अंदर बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। तो इस ग्राम पंचायत के बारे में तो सबसे पहले समझ लिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इसको सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। इसको अपनाया सबसे पहले किसने था, मध्य प्रदेश सरकार ने। लेकिन आपको आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, क्योंकि ये साथ में अपनाया था, तो आंध्र प्रदेश भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करूंगा, 73वां संविधान संशोधन सन 24 अप्रैल 1993 को, 73वां संविधान संशोधन था जो 24 अप्रैल सन 1993 को लागू हुआ था। इसी दिन से पूरे देश के अंदर कंपलसरी कर दिया गया था ग्राम पंचायतों का, ठीक है। अब ये ग्राम पंचायतें आई क्यों थी, क्योंकि ये एक्चुअली में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आई थी। क्यों, जैसे पहले ये होता था कि जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, अगर कोई काम होता था तो क्या होता था, छोटे मोटे काम के लिए भी आप क्या होता था, पब्लिक को सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता पड़ती थी। तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने क्या किया था, इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था, ताकि एक छोटे स्तर पे भी लोग अगर अपनी कोई समस्या है तो वो ग्राम पंचायत को के अधीन अपनी उस समस्या को सुलझा सकते थे। इस लेवल पे भी पंचायतों, इसलिए इनका गठन किया गया था, ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आर्टिकल एक ये अब न्यायालय प्रवर्तनीय है। देखो जो ग्राम पंचायत है इसका अपना खुद का न्यायालय होता है, ग्राम पंचायत न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत, ठीक है। ये अपनी जो न्यायालय फॉलो करता है रूल, वो 2008 के अंतर्गत इसको फॉलो करता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 41 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता देने की बात की गई है। अब देखिए जैसे यूपी गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने यहाँ के लोगों के लिए जो यूपी में रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सरकारी सहायता देती रही है। जैसे इसके अंदर कहा गया, जैसे हमको बहुत सारी वृद्धा पेंशन हो जाती है, ठीक है, विधवा पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग भत्ता हो गया, स्कॉलर वगैरह हो गई। ऐसी बहुत सारे सरकारी योजनाएं जिनके तहत युवाओं को पैसा मिलता है या बुजुर्गों को मिलता है, या जो विधवा पेंशन है या कुष्ठ रोग वाले, इनको जो ये सरकारी योजनाओं का पैसा मिलता रहता है, उसका वर्णन इसी के अंतर्गत किया गया आर्टिकल 41 के अंदर कि कुछ दशा में आपको सरकारी सहायता की छूट मिलेगी। अब जैसे एक इंदिरा पेंशन योजना चलती है, तो वो सारी पेंशन योजनाएं जो आती हैं वो आर्टिकल 41 के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा आर्टिकल 42। देखो आर्टिकल 42 ये कहता है कि हमसे कि कुछ मनोनीत दशा में आपको अवकाश है, यानी काम में न्याय है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई वूमेन है, वो अगर अपनी डिलीवरी के फेज़ में चल रही है तो उसको डिलीवरी के 3 मंथ पहले उसको वो लीव ले सकती है, उसको प्रसूति अवकाश मिलता है, और इसकी इसमें एक भी % सैलरी नहीं कटती है। दूसरी बात आता है 3 मंथ बाद तक बिना वेतन काटे वो लीव ले सकती है। ये उसको अवकाश की उसको दशा ये दी गई है, ठीक है। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको भी ऐसे अवकाश मिल सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 हमको बोलता है कि मनोनीत दशा में आपको अवकाश की सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 43। देखिए आर्टिकल 43 में ये जो क्वेश्चन था आज मैंने उसमें डाला था क्विज में, टेलीग्राम चैनल पे, यही मैंने पूछा था कि न्याय संगत जो वेतन है किस आर्टिकल में है। देखो आर्टिकल 43 के अंदर न्याय संगत वेतन की बात की गई है, निर्वाह योग्य वेतन, मतलब इसी में साथ ही कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन भी आ जाता है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि न्याय संगत वेतन का मतलब क्या होता है, कि जैसा काम कराओ उसके अकॉर्डिंग ही वेतन दो, इतना भी कम ना दो कि वो जी ना सके। जैसे कई संस्थाएं क्या होती हैं गवर्नमेंट के अंदर कि आपसे काम तो 12 घंटे का करा रही हैं, ठीक है,
लेकिन उसके अंदर आपका वेतन इतना कम है कि सच पूछिए आपका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लिए डीपीएसपी हमको बोलती है आर्टिकल 43 कि न्याय संगत वेतन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं भी दे तो भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, न्यायालय प्रवर्तनी नहीं है, जो कि आर्टिकल 37 में ही आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब आर्टिकल 43 का क्या बताता है, इसको अच्छे से समझना। आर्टिकल 43 का बताता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भी सहमति होनी चाहिए। जैसे किसी योजना को लागू करने से पहले उससे पूछ लो जिस पे लागू कर रहे हो। अब समझिए, जैसे यूपी गवर्नमेंट है इस समय ये कह रही है कि स्कूल को हम मर्जर कर देंगे, ठीक है। क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट, इस समय स्कूल को मर्जर करना चाहती है। लेकिन अब सोच के देखिए, अगर ये स्कूल को मर्जर कर देगी तो इसमें दिक्कत किसकी आएगी? क्या ये इनको टीचर जो हैं उनसे भी पूछ लेना चाहिए? यानी जो ग्रामीण स्तर पे पेरेंट हैं उनकी भी समस्याओं को सूझना चाहिए, उनको भी इनको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं न कहीं उनको भी शामिल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उच्च अधिकारी मिल के इस चीज़ को आपने डिसाइड ले लिया कि इनको मर्ज कर देना चाहिए। जो एक्चुअल धरातल स्तर है उस पे भी आप इसकी समस्या को समझिए, उनको भी शामिल करिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी कुछ हो गया या विलेज लेवल पे भी कुछ लोगों की जो कमेटी बनाएगी उनको बनाइए, उनको बिठाइए कि कम से कम क्या इससे एक्चुअल में समस्या होंगी। मान लेता है किसी का गाँव है, अब वो दूसरा गाँव काफ़ी दूर पड़ रहा है तो उसको दिक्कत होगी आने जाने में, तो ये भी समस्याएं को सरकार को देख के इस पे निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए जैसे बोला गया है कि उद्योग प्रबंधन हो या कामगारों में भी सहमति होनी चाहिए। ये मैंने यूपी गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन सरकार के अंदर ये डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 43 के काम में इस बात का बताया गया है कि अगर कोई भी उद्योग प्रबंधन हो तो उसमें जो तुम्हारे कामगार हैं उनकी भी सहमति थोड़ी बहुत होनी चाहिए, उनको भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 43 का क्या बताता है, इसमें एक टर्म याद रखना, सहकारिता, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सहकारिता उद्योग को बढ़ावा किस आर्टिकल में, तो ये देखिए 43 के खाम में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये 47वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको ऐड किया गया है 43 का खा को। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसको अच्छे से समझना। एक तो इसमें सहकारिता उद्योग को बढ़ावा है, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा है और स्वायत्त कामकाज है। ये देखो मेरा जो नोट्स है, इसको जब मैंने बनाया था तो इसमें जितने में आपको ये डार्क पॉइंट चमक रहे हैं ये सब मेरे नोट्स के टाइम पे थे। फिर मैंने इसमें क्या किया है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दूसरी बुक से या कोई पीवाईक्यू से या गूगल से ऐड करता गया तो वो आपको हल्के कलर में आपको मिलेंगी। जैसे ये समझिए, इसके अंदर क्या था, एक सहकारी समिति का गठन भी होता है, लोकतांत्रिक उस पर नियंत्रण होता है, स्वायत्त संचालन भी होता है, इसमें व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आपकी आर्टिकल 43 के घाम में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल 44 के अंदर। देखिए आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान सिविल नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य था हमारा गोवा। ये तो सभी को इस पता ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्या, देखिए इसके अंतर्गत ये बताया गया कि आप जो शादी विवाह था अब आप एक ही शादी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर तलाक की बात आती तो पहले क्या होता था, तलाक नॉर्मली हो जाता था, लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जाओ और वो डिसाइड करती है कि आपको तलाक दे या ना दे, ठीक है। लेकिन वो उन लोगों का भी यही रहता है कि आपको वो ये एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार साथ रह के देख लीजिए, कोई समस्याएं हो सुलझा लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तलाक लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब वसीयत की बात करें तो लड़का लड़की दोनों को अब हक हो गया है वसीयत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 44 आपका। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा, अब देखिए सबसे जो कठोर संविधान है ये सऊदी अरब का है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सऊदी अरब का संविधान है सबसे कठोर आता है। देखिए आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 ये कहता है कि 0 से 6 ईयर तक स्वास्थ्य और 6 से 14 ईयर तक शिक्षा ये निःशुल्क थी अभी तक आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, 46वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब ये क्या है, अब ये अनिवार्य हो गया है, तो यानी 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं जो शिक्षा थी अब इसको अनिवार्य कर दिया गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या हो गई, अनिवार्य हो गई है। तो ये रहा आर्टिकल 45। इसके अलावा आर्टिकल 46 में मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 46 के अंदर किया गया है SC ST के लिए एक विशेष आयोग है। ध्यान रखना यहाँ पे SC ST एक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे SC ST के लिए एक विशेष आयोग की बात की गई है, ठीक है, वो भी शिक्षा से रिलेटेड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आयोग जो होता है ये हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट से बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल 47 क्या कहता है, जैसे पोषाहार, मद्यमा, नशीली दवा, इन पर प्रतिबंध की बात करता है। साथ ही साथ फताई की मौजे से अब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर कहीं ना कहीं देखे होगे इस प्रकार से एक कोठा बना होता है, उसके अंदर एक ग्रीन डॉट बना होता है और साथ ही साथ नीचे लिखा होता है फसाई, ठीक, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी उस पर मोहर लगी होनी अनिवार्य है। ये इसके लिए इसमें जिक्र किया गया अलग से कि इस पे फसाई की मोहर
होनी चाहिए। साथ ही साथ अब आर्टिकल 48 के अंदर मैं आपसे बात करूँगा। देखिए इसमें क्या हो गया, कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक है। आर्टिकल 48 में कृषि हो गया, पशुपालन या जो दुधारू पशु इनकी हत्या पे रोक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 48 का क्या क्या कहता है, ये पर्यावरण, जंगल व वन्य जीव की रक्षा के लिए इसमें बात की गई है। ये भी कब ऐड हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करता हूँ आर्टिकल 49 क्या कहता है। ठीक है, एक सेकेंड। आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है उनकी सुरक्षा करो। जैसे लाल किला हो गया, दक्षिण के मंदिर हो गए, ताजमहल हो गया, ये जितने इंपॉर्टेंट स्थल हैं इनकी रक्षा की बात की गई है। जो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक इनकी सुरक्षा की बात की गई आर्टिकल 40 के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि मिनर्वा मिल वाला, देखिए ठीक है, कि मिनर्वा मिल एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मूल अधिकार व डीपीएसपी के बीच में समन्वय होना जरूरी है। मिनर्वा मिल मुद्दा, देखिए केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, ये जो गोलकनाथ हो गई, ये बात बहुत अच्छे से मैं आपको किसी फुर्सत में कभी जब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग पार्ट हो जाते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आर्टिकल 50 क्या कहते हैं। देखिए आर्टिकल 50 में ये कहा गया कि न्यायालय व कार्यपालिका इनको अलग अलग पृथक्करण किया गया। किसको, न्यायालय को व कार्यपालिका को, इनको पृथक कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 50 कहते थे। ठीक है, अब आर्टिकल 51 क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे यूएनओ की स्थापना हुई थी तो वो भी इसी के अंतर्गत की गई थी। अब आइए इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और बात करता हूँ। देखिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन जो है ये डीपीएसपी को वरीयता देता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा, देखिए कि जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकार जो हैं, एक सेकेंड, ये जो मूल अधिकार हैं, देखो ये आर्टिकल भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, ये यूएसए से लिए गए। लेकिन जबकि डीपीएसपी हैं ये भाग 4 में 36 से 51 तक, ये कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अब क्या होता है, जो मूल अधिकार होते हैं ये बाद प्रवर्तनीय व नैसर्गिक हैं, यानी जन्मजात मिलते हैं ये हमको। लेकिन जबकि डीपीएसपी क्या होते हैं, ये हमको जन्मजात नहीं मिलते। अब सरकार की शक्तियों की बात करें तो क्या होता है, भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार में सरकार की शक्तियाँ जो होती हैं वो इसमें नीची हो जाती हैं। लेकिन जबकि डीपीएस में क्या होती है, सरकार की शक्तियाँ बढ़ती हैं। अब न्याय की बात करूँ तो देखो डी मौलिक अधिकार में कानूनी न्याय मिलता है हमको, लेकिन जबकि डीपीएस में क्या होता है, एक नैतिक राजनीतिक न्याय मिलता है। अगर बात करूँ भले की, तो देखो डी मौलिक अधिकार होती है हमेशा इसमें व्यक्तिगत भला होता है। जैसे किसी का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो वो उसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट दिलाता है, हाई कोर्ट दिलाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भला होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक सामाजिक संस्था, जैसे पेंशन मिली तो बहुत सारे लोगों को पेंशन दी, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक भला होता है, समाज के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। अगर बात करूँ मौलिक अधिकार की तो ये निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबन का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, संसद। इसके रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का भी बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये थे कंप्लीट डीपीएसपी के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। धन्यवाद।